ट्रेडर्स की कहानी में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। क्या कभी कोई अपना ट्रेडिंग अकाउंट वॉश भी हुआ है आपका? ये क्वेश्चन तो सर ऐसे ही है जैसे आप बाबर आजम से कहें कि भाई कभी आउट हुए हो। वाई यू चूज़ ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग से पहले की लाइफ जो है उसके बारे में ज़रा हमें बताएं। ऐसा था कि सर मेरी जो लाइफ थी वो जॉब के अराउंड घूम रही थी। विजन था, जो अवेयरनेस थी उसमें यही था कि यार एक अच्छी जॉब हो, बस सब कुछ वही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर मैनेजर डेजिग्नेशन से जो है वो मैंने फिर वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया। टीचिंग कर ली, कभी ट्यूशन्स पढ़ा ली, कभी मैंने पीको ओवरलॉक का काम भी किया है। मैंने वेल्डिंग का काम किया सर, क्या मैंने बात है। लेथ मशीन का काम किया है, मैंने घरों की वायरिंग का काम किया है। वो शादियों की जो मूवीज़ होती हैं मैंने वो बहुत सारी बनाई हुई हैं। दराज के ऊपर मैंने काम शुरू किया और वो बड़ा अच्छा चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जॉब इसी पर्सपेक्टिव से कंटिन्यू रखी कि यार जो ही मेरी ट्रेडिंग सेट होगी तो मैंने जॉब क्विट कर देनी है। अब बीइंग अ मुस्लिम हमारी कोशिश होती है कि हम कारोबार को देखें कि यार ये आया हलाल भी है या हराम है। तो ज़ाहिर बात है आप भी इस फील्ड में आए तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि यार मैं इस कारोबार को करने लगा हूँ तो ये हलाल है या हराम है? खाली सोचा नहीं है, मैंने उसके ऊपर फिर प्रॉपर स्टडी किया। 1450 में दुनिया में पहला प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन ईजाद हो गई, 1839 कैमरा ईजाद हो गया। वही मुसलमानों का पैटर्न, नई चीज़ है, हराम है भाई। सबसे जो पावरफुल चीज़ है किसी ट्रेडर के पास वो उसका पेशेंस। भूल जाओ माजी की उलझनों को कि मैदान अभी बाकी हैं। तेरा हर लम्हा, तेरे अल्फाज, तेरा सोचना सब कीमती है। यूं ही नहीं करना जिंदगी को बर्बाद बेकार की बातों में। कामयाबी कैसे ली जाती है दुनिया को दिखाना अभी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रेडर्स की कहानी में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारे साथ इंजीनियर तौसीफ़ मिर्ज़ा मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसी थी ट्रेडिंग से पहले और अब ट्रेडिंग में आने के बाद इनकी ज़िंदगी कैसी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये ऑलरेडी 2 लाख रुपया, तकरीबन 2 लाख रुपये सैलरी पर मंथ ले रहे थे। इनको गाड़ी, घर, सब कुछ जो है वो कंपनी की तरफ से मुयस्सर था। एक आलीशान ज़िंदगी जिसे बोला जाता है वो ऑलरेडी ये जी रहे थे, ज़िंदगी गुजार रहे थे। बट इन्होंने क्यों वो अपनी एक लग्जूरियस लाइफ छोड़कर जो है वो ट्रेडिंग की तरफ आने का फ़ैसला किया, और फिर उस फ़ैसले के दरमियान इनको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर इन्होंने क्या स्ट्रगल की और किस तरह से जो है वो यहाँ तक पहुँचे, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आज के इस पॉडकास्ट में जानने का मौका मिलेगा। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज़ का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के उन ट्रेडर्स को प्रोमिनेंट करें कि जो कैमरे के सामने नहीं आते और अपनी एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप लोगों के सामने उन लोगों को प्रेजेंट करने का मकसद ये है कि आप लोग भी उनकी स्ट्रगल, उनकी जो जर्नी है उनसे सबक हासिल करें और ख़ुद के ऊपर भी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर कर ख़ुद भी कामयाब हो सकें। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए आज के इस प्रोग्राम के अंदर और आपने मौका दिया कि हमारी ऑडियंस जो है वो जान सके आपकी लाइफ स्टोरी को। तो सर मुझे ये बताएं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं हर ट्रेडर से पूछता हूँ, वाई यू चूज़ ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग से पहले की लाइफ जो है उसके बारे में ज़रा हमें बताएं। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे यहाँ आने का, अपनी जो है वो थॉट्स आपके साथ डिस्कस करने का एक मौका दिया। तो ट्रेडिंग से पहले ऐसा था कि सर मेरी जो लाइफ थी वो जॉब के अराउंड घूम रही थी। मतलब कि जो विजन था, जो अवेयरनेस थी उसमें यही था कि यार एक अच्छी जॉब हो, बस सब कुछ वही है। तो उस अच्छी जॉब तक जाने के लिए जो है वो खुद भी एफ़र्ट की और पेरेंट्स ने भी जो है वो सपोर्ट किया। तो जो है वो टेक्सटाइल इंजीनियर मुझे बना दिया और उसके बाद जो है ना वो लकीली इंजीनियर मैं बाद में बना हूँ, डिग्री मेरी बाद में हुई है, जॉब मेरी पहले लग गई थी। नवंबर में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है और उसी साल नवंबर से पहले अगस्त में मैं ऑन ड्यूटी था। क्या अगस्त बात में है। मैं जॉब पे लग चुका था। ठीक है, ये भी एक लकीनेस थी कि एक जॉब से पहले अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब के बाद भी जो है वो डिग्री के बाद भी वो डिग्री के बाद भी जॉब जो ढूंढ रहे होते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो खैर जॉब कर रहा था और प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी जॉब, जब आपके डेजिग्नेशन के साथ मैनेजर का वर्ड लग जाता है, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है, तो वो एक अच्छी जॉब की कैटेगरी में आ जाती है। ऐसे ही है जैसे गवर्नमेंट जॉब को कंपेयर करें तो 17 स्केल में होता है ना, एक 17 से नीचे का तबका है, एक 17 से ऊपर है जिसे कमीशन्ड ऑफिसर कहा जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में जब मैनेजर आप बन जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ ऐसे ही है जैसे आप सरकारी अदारे के हिसाब से एक कमीशन 17 स्केल में। तो अच्छी लाइफ, अच्छी रिस्पेक्ट, अच्छी अलाउंसेस, अच्छी सैलरी, सारा कुछ होता है। लेकिन एट द एंड फिर वो एक जॉब ही होती है। तो मेरी एक नेचर थी, ट्रेडिंग में आपने बात की कि मैं कैसे आ गया ट्रेडिंग में, मैं अपनी कुछ हैबिट्स की वजह से आ गया, अपनी एक नेचर थी उसकी वजह से आ गया। उस नेचर का मैं बताता हूँ कि मुझे शुरू से ही जो है ना वो
एक बिज़ी रहना पसंद था। फ्री टाइम में कुछ ना कुछ कर लूँ, उस टाइम को किसी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लूँ। एक टाइम ऐसा था कि अभी हम यहाँ पे बैठे हैं तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा हूँ ना, तो एक टाइम ऐसा था कि अगर मैं किसी बंदे को ऐसा देखता था कि यार टेक लगा के ईज़ी होके बैठा है, तो मैं सोचता था कि यार ये बंदा अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। इस बंदे की लाइफ बड़ी लिमिटेड है, इसका टाइम वेस्ट हो रहा है और इसको अंदाज़ा ही नहीं है। मैं अपने तौर पे ये सोचता था। तो उस नेचर की वजह से मैं अपने आप का फ्री टाइम जो था ना कहीं यूटिलाइज़ करता था। कभी मैंने जो है वो टीचिंग कर ली, कभी ट्यूशन्स पढ़ा ली, कभी मैंने पीको ओवरलॉक का काम भी किया है, मैंने वेल्डिंग का काम किया है सर, मैंने लेथ मशीन का काम किया है, मैंने घरों की वायरिंग का काम किया है। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मुझे शुरू से फील्ड अपील करती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक्स चीज़ें, उनमें मेरा इंटरेस्ट था। बल्कि उसकी एक मज़े की मुझे बात याद आ गई, मैं बताता हूँ आपको। इसी हॉबी की वजह से टूल्स भी थे मेरे पास, तो मैंने अपने घर का ना टीवी एक दिन खोल लिया कि यार इसमें क्या होता है ये देखें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो मेक श्योर करें कि आपने पी फॉर प्रोवाइडर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको ट्रेडिंग के हवाले से बहुत सी वीडियोस आती हैं, साथ में लाइव सेशंस होते हैं, फ्री कोर्सेज मिलते हैं और साथ ही में सिग्नल्स का भी हमारा ग्रुप बना हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं, इसलिए इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। चले वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। वो टीवी मैंने खोल लिया, अब वो मुझसे ख़राब हो गया, कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, मुझसे ठीक ही ना हो। वो अब्बा जी का डर के यार उन्होंने पता नहीं क्या कह देना है। हालांकि वालिद साहब मेरे बड़े शफीक इंसान थे। आज 45 दिन हो गए हैं उन्हें इस दुनिया से गए हुए, बहुत शफीक इंसान थे। लेकिन बचपन में उनका एक रोब और होता है, तो मुझे था कि यार इनके आने से पहले पहले ना टीवी को ठीक कर लूँ। मैंने एक दोस्त को लिया, स्कूल का दोस्त था, और उस वक्त साइकिल ही होती थी ज़्यादातर लोगों के पास। ये मैं बात कर रहा हूँ 2009-10 के करीब की। तो वो साइकिल चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ और हम टीवी को लेके जा रहे हैं मैकेनिक के पास। तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और करनी ऐसी हुई कि उसने साइकिल कहीं ठोक दिया। उसने मार दिया या किसी ने आके उसमें मार दिया, अलबत्ता हम गिर गए। मैं पीछे बैठ के टीवी पकड़ा हुआ और हम गिर गए। और जो है ना वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि खुद चोट लग गई है तो लग गई है भाई, टीवी को कोई खराश नहीं आने दी। तो वो खैर ठीक करवा के ला के शाम तक ना जो है वो सेट कर दिया। तो मतलब कि मेरी ये हॉबी थी कि यार अपने फ्री टाइम को ना कहीं पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करूँ। कोई बुक पढ़ ली, कुछ सीख लिया। मैंने फ़ोटोग्राफी का काम सीखा हुआ है, शादियों की जो मूवीज़ होती हैं मैंने वो बहुत सारी बनाई हुई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे उस वक्त से भी जानते हैं। तो मैंने बहुत सारे इस तरह अपने ना फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करके काम सीखे। तो खैर उसी नेचर की वजह से जॉब के अंदर जब मैं आ गया तो मेरे माइंड में था कि यार मैंने कुछ ना कुछ करना है। पहले तो मैं जॉब से सेटिस्फाई नहीं था, ऑल्दो कि वहाँ पे फील्ड अच्छी है, टेक्सटाइल, पाकिस्तान की टेक्सटाइल फील्ड बहुत अच्छी है। इसमें लोगों की बड़ी बड़ी सैलरीज हैं। मैंने इवन खुद ऐसे लोग देखे हैं जो कि 30-35-40 लाख 50 लाख पर मंथ तक ले रहे हैं एवरी मंथ, अदर देन अलाउंसेस। जो घर हैं, गाड़ियाँ, फ्यूल, हर चीज़ है वो अलग है, ये कैश में जो मिल रही। तो मेरे था कि यार हम भी इस पॉइंट पे पहुंच ही जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं होता, बस टाइम लगता है। 20-25 साल 30 साल ज़िंदगी के लगते हैं तो आप उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। तो एक माइंड में था कि यार अच्छी फील्ड में आ गया हूँ, अब इसको कंटिन्यू करूँ। जॉब जो है वो मुश्किल तो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिवॉर्ड अच्छा है। दूसरा मेरा माइंड था कि यार नहीं, अपना काम करना है। तो इस फैसले के अंदर मैं बड़ी देर फंसा रहा हूँ कि यार अपना काम करूँ या जॉब करूँ या अपना काम करूँ। सोचते सोचते 1-2 लोगों से मैंने मशवरा भी लिया कि यार क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ अपना ही करना है, चाहे इससे कम कमा लूँ, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन जो है ना वो अपने काम में। तो वो 6-7-8 महीने जॉब के मैंने इसी जो है ना कश्मकश में गुजार दिए कि क्या करना है। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार मैंने फिर दराज का काम शुरू किया। ऑनलाइन था क्योंकि मैं वहीं से रन कर सकता था, इंटरनेट अवेलेबल था। दराज के ऊपर मैंने काम शुरू किया और बड़ा अच्छा चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चल गया, लेकिन वो एक टाइम ऐसा आ गया कि वो मेरी मैनेजेबल कैपेसिटी से बढ़ गया। क्योंकि मैं साथ जॉब भी कर रहा था तो मेरे पास टाइम और रिसोर्सेज लिमिटेड थे। तो उनको यूटिलाइज़ करते करते जितना का मैं कर सकता था वो काम उससे फैल गया, मुझसे संभाला नहीं गया। काम गलत नहीं था, मैंने छोड़ दिया, मुझसे नहीं हुआ, मैंने उसको छोड़ दिया। फिर अमेज़ोन का आ गया, वो भी शुरू किया, वो भी सीखा। उसके अंदर भी जो है वो लंबा थोड़ा जो है वो लंबा जर्नी था, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत सक्सेस मिली, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। कि जो मैं सोचता था, जो मेरी तबीयत को अटैच होती थी चीज़, वो नहीं मिली। तो उसी दौरान फिर आपसे मुलाकात हुई। तो आपसे मुझे याद आया कि 9 मुहर्रम वाले दिन मुझे छुट्टी थी जॉब से, और मेरी वही नेचर कि यार इस टाइम को ना मैं किसी अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर लूँ। सोचा है क्या करूँ। मुझे याद आया कि तनवीर भाई से टाइम लेता हूँ, मिलता हूँ। लकीली आप भी अवेलेबल थे तो टाइम बन गया, बैठा, तो आपने गाइड किया। तो जी ठीक है जी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली कि जी अब ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग सीखी, समझी, फील्ड जो है वो मेरी माइंड को अटैच हुई।
सेटिस्फेक्शन मिली कि हाँ ये वो काम है जिसकी मुझे तलाश थी। तो लेकिन वो इतना आसान नहीं था कि मैं अपनी जॉब को चलती हुई को सारा कुछ जो अर्निंग आ रही है उसको छोड़ के एकदम से ट्रेडिंग में आ जाऊँ। फिर अगले 2-3 साल, बल्कि 2-3 नहीं, 3.5-4 साल मैंने जॉब कंटिन्यू रखी। लेकिन वो जॉब इसी पर्सपेक्टिव से कंटिन्यू रखी कि यार यूं ही मेरी ट्रेडिंग सेट होगी तो मैंने जॉब क्विट कर देनी है। सही। तो जाहिर है फिर जॉब जब आप कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम भी देना पड़ता है। प्राइवेट जॉब में यही है कि आप परफॉर्मेंस देंगे तो आप जो है सर्वाइव करेंगे। ऐसा ही वो है, परफॉर्मेंस भी दी तो उसके साथ चीज़ें चलती गई, जो है वो ग्रोथ भी मिलती गई, प्रमोशन भी होती रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर मैनेजर डेजिग्नेशन से जो है वो मैंने फिर वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया। तो वो जो जॉब के साथ मैंने सीखा प्रैक्टिस की, 3-3 घंटे की वीडियो और उसको 5-5 दफ़ा देख रहा हूँ। और रात को अगर मुझे नींद आ गई तो बिस्तर से उठ के, चेयर से उठ के मैंने वॉक शुरू कर देनी और साथ में वो वीडियो देखते रहना कि यार मुझे नींद आने की वजह से ना डिस्टर्ब ना हो जाए। तो खैर वो टाइम गुजरा, उसके बाद मैंने यही डिसाइड किया कि ये फील्ड है। और जैसे ही अपनी सैलरी के राउंड अबाउट उससे मोर और लेस मैंने थोड़ा सा अर्निंग शुरू कर दी ट्रेडिंग में, तो फिर मैंने उसको जो है ना खैराबाद कह दिया। और उसके बाद फिर मैं जो है वो पहले आउट ऑफ सिटी रहता था, घर से दूर था, वीकली या बाई वीकली घर आना, तो वो चीज़ भी फिर क्विट कर दी, घर आ गया, घर से बैठ के ट्रेडिंग शुरू कर दी। तो इस तरीके से सर ट्रेडिंग में ये तो आपने पूरा एक रोड मैप दे दिया है उस बंदे को, देखने वालों को, कि जो जॉब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ट्रेडिंग किस तरह से हम साथ में जुड़ें, और ट्रेडिंग फिर कर रहे हैं तो फिर हम किस तरह से जॉब छोड़ें। पूरा एक रोड मैप आपने दे दिया माशाल्लाह। अगर आप भी ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप फुल टाइम ट्रेडर बने और अपनी भी ज़िंदगी बदल सकें जिस तरह से मैंने फूड पांडा से अपनी कामयाब ज़िंदगी बनाई है, तो हमारा एक कोर्स चल रहा है VSA मेथडोलॉजी का। उसके अंदर आप इनरोल कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी इनरोलमेंट अभी चल रही है और लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, तो अवेल कर लें और अपनी भी ज़िंदगी को कोशिश करके बदलने की कोशिश करें ताकि आप लोग कामयाब हो सकें। आज कोशिश करेंगे, हो सकता है कि अगले साल आप भी मेरे साथ इसी तरह बैठकर जो है वो वीडियोस बना रहे हों। जिस तरह हमने बहुत सी स्टोरीज़ कवर की हैं, बहुत से पॉडकास्ट इस चैनल के अंदर हमने पब्लिश किए हैं जिसमें मेरे बहुत से स्टूडेंट्स कामयाब हुए हैं, तो आप भी अगले मेहमान हमारे बन सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप भी खुद के लिए कुछ करें और इस कोर्स में इनरोल करें। चले वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। सर आपने ट्रेडिंग का अब आगाज़ कर लिया, चूज़ कर लिया, तो ज़ाहिर बात है बंदा बीइंग अ मुस्लिम हमारी कोशिश होती है कि हम कारोबार को देखें कि यार ये आया हलाल भी है या हराम है। तो ज़ाहिर बात है आप भी इस फील्ड में आए, तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि यार मैं इस कारोबार को करने लगा हूँ तो ये हलाल है या हराम है? सोचा था ये या डायरेक्ट कूद पड़े थे इसमें? सर वाकई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जब भी कोई बंदा ट्रेडिंग की फील्ड में हमारे माशरे में, स्पेशली जब मुस्लिम इस फील्ड में आता है ना, उसके अंदर सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है। एक मिथ या एक कह लें कि एक माशरे में एक बात फैली हुई है कि यार ये हलाल है या हराम है, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, कोई होल्डिंग नहीं है, कि इसमें बहुत सारी जो है ना वो बातें ऐसी हैं कि जिनके बारे में सोचना पड़ता है। जाहिर है मैंने भी सोचा, तो उस खाली सोचा नहीं है मैंने, उसके ऊपर फिर प्रॉपर स्टडी किया। तो वो सारी स्टडी मेरे पास ना, ये मेरी उस वक्त की डायरी है। ये सारे मैंने नोट्स उस वक्त के चीज़ें जो है ना वो नोट की हुई हैं कि मैंने अपने आप को कैसे कन्विंस किया कि यार ये फील्ड ठीक है। ये वो डिटेल्स हैं, मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। सर ऐसा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि इल्म हासिल करें। ठीक है, वो मुझे अब समझ आ रही है कि उन्होंने 1400 साल पहले हमें ये हुक्म क्यों दे दिया। उन्हें पता था कि यार ये जो तबका है या ये जो कौम है, ये जहालत की तरफ जाने की इनकी जो है ना वो ज़्यादा होगी, जहालत की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। एक तो शैतान भी डिस्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो उसने जो है अपना काम करना है, और दूसरा हम जो है ना वो आराम पसंद भी ज़्यादा, एज अ नेशन, एज अ मुस्लिम मैं बात कर रहा हूँ, हम सुकून पसंद भी ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा स्ट्रगल को इतना पसंद नहीं करते। हो सकता है कुछ लोग एग्री ना भी करें इस चीज़ से, लेकिन मैं अपनी थॉट्स आपसे बता रहा हूँ। तो मैंने जब रिसर्च किया मुसलमानों की सारी हिस्ट्री को, मैंने देखा कि यार क्या क्या चीज़ें हुई इंसानियत में, दुनिया में, और हम मुस्लिम्स ने उसके ऊपर क्या क्या जो है वो तासुरात दिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सर 1450 की, 1450 की। 1450 में दुनिया में पहला प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ। प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ, उससे पहले कुरान पाक, किताबें, हर चीज़ हाथ से लिखी जाती थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा कतई नहीं हुआ था कि कोई किताब कमर्शियली प्रिंट हुई हो। तो उस वक्त जो है वो मुसलमानों का सुनहरी दौर चल रहा था। सल्तनत उस्मानिया और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, बहुत बड़ा मुस्लिम लीडर एक नाम है, उनका दौर चल रहा था। उस दौर में यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ, लेकिन मुसलमानों के अंदर ये फतवा जारी हो गया कि भाई ये चीज़ हराम है। प्रिंटिंग प्रेस से छपी हुई किताब पढ़ना, उसका इल्म हासिल करना, वो मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। ठीक हो गया जी। 1470 के बाद
मुसलमानों की ज़िंदगी चलती रही, यूरोप जो है उसमें किताबें छपनी शुरू हुई, इल्म जो है वो एक दिमाग से निकल के हज़ारों दिमागों तक जाने लगा, इल्म फैलने लगा। उस इल्म की वजह से दुनिया बहुत तेज़ी से बदलने लगी। उसमें हुआ क्या, उस दौर में जब मुसलमान इल्मों से, इन किताबों से दूर रह रहे थे, और उस दौरान दुनिया क्या कर रही थी, मैं ज़रा वो बता रहा हूँ। 277 साल सर, 277 ईयर्स तक मुसलमानों के अंदर प्रिंटिंग प्रेस से छपी हुई किताबें हराम रही हैं। 277 साल तक किताबों के पास नहीं गए मुसलमान। और उस दौर के अंदर दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला दुनिया का जो है ना वो प्रिंटेड नक्शा बना, वो नक्शा फैला, उस नक्शे की बुनियाद पे दूर दराज जो है वो तजारत बढ़ी। उसी दौरान अमेरिका दरियाफ्त किया कोलंबस ने, उन्हीं 277 सालों के अंदर। उसके बाद आज के दौर का जो मॉडर्न फाइनेंस और कैपिटलिज्म है, ये दोनों भी सर उसी दौर में स्टार्ट हुए। उस दौर में इनकी जो है वो बुनियाद रखी गई। उसके बाद बाइबल की मास प्रिंटिंग की गई, हज़ारों की तादाद में कापियाँ छापी गई, और उसकी तबलीग जो है वो बहुत तेज़ हो गई। ईसाइयत दुनिया में बहुत तेज़ी से फैलने लगी। मुसलमान जो थे वो भी हलाल और हराम में फंसे हुए थे। उसके बाद सर आज का जो ग्रिगोरियन कैलेंडर, जनवरी फरवरी मार्च, ये उस दौर में ईजाद हुआ। वो 277 साल के, 277 साल में ईजाद हुआ, जब मुसलमान कह रहे थे कि ये चीज़ गलत है। उसके बाद सर माइक्रोबायोलॉजी की इब्तदा उस दौर से हुई। दुनिया का पहला कैलकुलेटर ईजाद उस टाइम में हुआ। उसके बाद पहला पेंडुलम क्लॉक उस टाइम में ईजाद हुआ। उसके बाद सर बिजली, आज जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं, इसके ऊपर पहली किताब दुनिया की लिखी गई उस दौर के अंदर। उसके बाद सर न्यूटन के सारे लॉज, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद लॉ ऑफ न्यूटन के जितने भी लॉज ऑफ मोशन है, जिनके ऊपर आज की मॉडर्न फिजिक्स पूरी की पूरी फिजिक्स उन लॉज के ऊपर खड़ी है, वो सारे लॉज उस दौर में दरियाफ्त हुए, उस दौर में बने, जब मुसलमान अभी हलाल और हराम की तफरीक में फंसे हुए थे। उसके बाद सर फसलों की काश्तकारी पर भी बहुत सारा काम हुआ। जहाँ पहले पर एकड़ या जितनी भी फसल आ रही थी उससे 2-3 गुना ज़्यादा पैदावार हो गई। उसके ऊपर रिसर्च की गई, उसके ऊपर काम किया गया। उसके बाद सर लोहे की मशीनिंग के ऊपर काम शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था पूरी दुनिया के अंदर तब आना शुरू हुआ। ये जो आज हम कपड़ा पहनते हैं, ये जिस मशीन से बनता है, इस मशीन को, जिसको लूम भी कहा जाता है, इस लूम की इजाद उस दौर में हुई। वाह। और 277 साल, और वो 277 साल के अरसे में मुसलमान जो है वो अभी यही कह रहे हैं कि भाई इन किताबों से, इन प्रिंटिंग प्रेसों से पढ़ी हुई किताब हराम है। आगे चलें सर, मैं और बताता हूँ। और सर उन्हीं 277 साल में यूरोप के अंदर हर शहर के अंदर यूनिवर्सिटी बन गई, क्योंकि नॉलेज जो है वो फ्रीली जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक माइंड से दूसरे माइंड में। उसके बाद फिर दुनिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज उस दौर में बन गई, जब अभी मुसलमान किताबों से भी दूर हैं। उसके बाद आगे चलें सर। खैर ये चीज़ें चलती गई। 277 साल बाद जाके मुसलमानों के एक लीडर थे, शेखुल इस्लाम अब्दुल्ला अफंदी। उन्होंने कहा कि भाई प्रिंटिंग प्रेस आज से हलाल है। 277 ईयर्स बाद जो चीज़ पहले हराम थी फिर हलाल हो गई। और उसके बाद मुसलमान दुनिया की पहली किताब लिखी गई, और उस किताब का पहला जो वर्ड था, पहली लाइन जो थी वो यही थी कि मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। तो यार भाई ये अल्लाह के नाम पे 277 साल पहले ही शुरू कर लेते और उस दौर में जो तरक्की दुनिया कर गई थी, अभी तक भी हम उसके पास भी नहीं पहुँचे। अभी भी हम नॉलेज में, अभी भी हम तरक्की में बहुत पीछे हैं। उस वक्त में जो चीज़ें आगे निकल गई, हम बाद में बहुत पीछे हैं। और आगे चलें सर। उसके बाद ये हुआ कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन ईजाद हो गई। जब कोई नई चीज़ आती थी, मुसलमानों की हिस्ट्री यही रही है कि जब भी कोई नई चीज़ आई है, मुसलमानों ने कहा कि भाई गलत है, हराम है, ये हमारे नबी ने नहीं किया, ये सहाबा ने नहीं किया, ये हमारे लिए गलत है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन दुनिया में ईजाद हो गई। दुनिया में बहुत लोग मर रहे थे, बहुत वबा फैल रही थी, सारी दुनिया वैक्सीनेशन लगवा रही है, मुसलमान नहीं लगवा रहे, क्योंकि उन्हें फतवा दिया गया कि भाई ये हराम है। 89 ईयर्स बाद जाके वो वैक्सीन भी हलाल हो गई सर। 90 साल तकरीबन लगे हमें यही समझने में कि यार ये इंसानियत का फ़ायदा है। वो वैक्सीनेशन हलाल हो गई। उसके बाद सर स्टीम इंजन आज़ाद हो गया। स्टीम इंजन, उससे पहले जो थे वो मुसलमान घोड़ों पे और ऊँटों पे और इस तरह सफ़र करने के और जंगें करने के माहिर थे। सल्तनत उस्मानिया का बहुत सुनहरी दौर है मुसलमानों का। लेकिन उस वक्त जो था यूरोप और जो बाकी दुनिया थी, उसके अंदर स्टीम इंजन आज़ाद हो गया, बहरी बेड़े तैयार हो गए, बहरी फ़ौजें तैयार हो गई। तो मुसलमानों को 100 साल का अरसा लगा स्टीम इंजन को हलाल करने में। 100 साल बाद जाके इन्हें समझ आई कि यार दुनिया के साथ अगर हमें चलना है तो हमें स्टीम इंजन को हलाल करके इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमारे जदीद दौर की एक ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे।
उसके बाद सर ये स्टीम इंजन भी उन्हीं 277 साल में ईजाद हुआ सर, जब मुसलमान अभी किताबों से दूर थे। उसके बाद सर 1839 कैमरा ईजाद हो गया। वही मुसलमानों का पैटर्न, नई चीज़ है, हराम है भाई। सर जो लोग फतवे दे रहे थे आज उनके खुद अपने यूट्यूब के चैनल है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो कैमरे के सामने तो नहीं क्या आते। मतलब है कि हमें नई टेक्नोलॉजी को, जदीद दौर की रिक्वायरमेंट को एज अ मुस्लिम समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और देखें सर, और क्या हुआ, लाउड स्पीकर ईजाद हुआ। हाँ, लाउड स्पीकर जब ईजाद हुआ तो जो जिन लोगों ने ईजाद किया, जाहिर है वो मुस्लिम तो नहीं थे, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल गाने बजाने और म्यूज़िक के लिए किया। तो भाई मुसलमानों में ये चीज़ भी हराम हो गई कि भाई माइक का इस्तेमाल, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो हराम है। तो सिर्फ इस बात को समझने में कि लाउड स्पीकर हराम नहीं है, आप उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, आप अच्छे कामों के लिए करते हैं या बुरे कामों के लिए, वो अच्छा ही गलत है, चीज़ गलत नहीं है। 25 साल लगे सर माइक लाउड स्पीकर को हलाल होने में। आज हर मसलक, हर तबका जो है उसकी अजानें स्पीकर में ही हो रही हैं। ऐसे ही है। अगर वो हराम होता तो फिर कोई ना कोई तबका ऐसा बैठा होता कि भाई ये हमारे नबी ने इस्तेमाल नहीं किया, हमने भी नहीं करना, ये तो बिदअत है, ये तो गलत सारे है। ही तकरीबन कह रहे हैं। तो मतलब हमें अकल जो है ना लेट आती कहना है। नहीं चाहिए, हमारे जो लीडर हैं उन्होंने जो है सही किया, लेकिन पैटर्न ये है हमारा, हमारी हिस्ट्री का पैटर्न ये है। उसके बाद सर आगे चलें। वो मुझे ना कुछ याद आ रहा है कि हमेशा देर कर देता हूँ। देर कर देता हूँ। तो सर अभी आज के दौर की टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी है, एआई है। तो जब इसको भी आके 50-60 साल गुजर जाएंगे, दुनिया इसमें ग्रो कर जाएगी, तब हम इसको जो है ना वो कहेंगे कि यार ये शायद ठीक ही थी, हमने जो है ना वो टाइम से फैसला नहीं किया। तो मैं ज़ाती तौर पे मैंने जब ये हिस्ट्री सारी पढ़ी तो फिर मुझे समझ आई कि यार इसमें हमारा जो है ना वो टाइम गलत है, चीज़ गलत नहीं है, जदीद दौर की जो रिक्वायरमेंट है वो है, उसके साथ चलेंगे तो ही ग्रो है, तो ही हम सर्वाइव करेंगे, तो ही तरक्की करेंगे। लेकिन हमारे जो है ना वो उसके ऊपर स्टैंप लगने में जो है ना वो 25-30 साल, 50 साल और समटाइम 100 साल भी लग जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ ठीक है, लेकिन हमें पता जाके थोड़ी देर बाद लगेगा कि ये ठीक थी या गलत थी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे तो ही। ये सारी स्टडी थी जिसको मैंने खुद सर्च किया, खुद सारी चीज़ें पढ़ी, तो फिर मैंने फैसला किया कि हाँ भाई ये क्रिप्टो करेंसी, ये ब्लॉकचेन ठीक है। ये मेरा अपना ज़ाती राय है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी मुझसे एग्री हो। जहाँ तक आपने अभी तक स्टडी किया है, यानी उसके मुताबिक आपको लग रहा है कि अभी भी इसमें देर चल रही है, जब तक इन्होंने हलाल कहना है ना तब तक हम बहुत पीछे रह चुके हैं। हाँ जी, मेरी सर ये थिंकिंग है। मैं अपनी जिम्मेदारी पे ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं आगे जाके गलत भी साबित हो जाऊँ, लेकिन मैंने इस चीज़ को जो है ना वो ये ऑब्जर्व किया कि मुसलमानों की हिस्ट्री का पैटर्न ये है कि 50-60 साल 100 साल लगाने हैं, फिर किसी चीज़ को हमने मानना है। सही। चलें, ये आपकी जो रिसर्च है इसको बिल्कुल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके मज़ीद इसके ऊपर अपनी तहकीक कर सकते हैं, इसके अंदर डीप डाइव कर सकते हैं, फाइनेंशियल पैटर्न्स को आप समझ सकते हैं, उसके अंदर इसको एडिशन करके आपको अगर लगता है कि आपने इसमें कोई इजाफा किया है तो आप वापस जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे आपको पूरी डिटेल जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारी ईमेल के थ्रू जो है वो आप हमसे कर सकते हैं और इसके ऊपर मिलकर भी काम किया जा सकता है। सर आपने ट्रेडिंग का ये कर लिया, तो सीखने में कितना टाइम लगा? सर सीखने में मुझे जो है ना मैंने सही मेहनत की। सही मेहनत से मुराद के मैंने डेली के जो है ना 4 से 5 घंटे डेडिकेट किए हैं, डेली के, वीकेंड को निकाल के 4 से 5 घंटे हर रोज़ लगाए हैं मैंने। और उसके बाद जाके 3.5-4 सालों में मुझे ट्रेडिंग आई है। सही। सीखने का जो है ना वो पैटर्न बड़ा आसान है सर। आसान ये है कि आप कहते हैं कि जनाब चेस खेलते हैं या कोई भी चीज़ समझते हैं, उसके रूल बताने में सिखाना यही है ना, रूल्स बताना कि भाई ये बिशप है, ये ऐसे चलेगा, ये नाइट है तो इसकी ये मूव है, और अच्छी स्ट्रेटजीज बनाना, उस पैटर्न को जो है वो मास्टर करना, उसमें जो है वो सालों साल लग जाते हैं। सीखने की बात जो है, रूल्स को समझना, वो समझ ले कि ये बंदा 10-15 दिन में समझ लेता है यार ये रूल्स हैं, ये डू हैं, ये डोंट्स हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रैक्टिस बिल्ड करना, उनको जो है अपने माइंड में फिक्स करना, उनको अपने हिसाब से ढालना, खुद को उनके हिसाब से ढालना, इस चीज़ में टाइम लगता है। सीखने में टाइम नहीं लगता, प्रैक्टिस में उसको जो है ना वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। मुझे 3 से 4 साल लगा। सर आपकी सारी लाइफ जर्नी के बारे में तो जान लिया, आपने ट्रेडिंग का आगाज़ किया तो उससे पहले हलाल हराम भी आपने काफ़ी हद तक रिसर्च किया इसके ऊपर। तो सर मुझे ये बताएं कि आपने आज तक ट्रेडिंग के फील्ड के अंदर कोई फंडेड अकाउंट लिए हैं, तो क्या वो कभी वायलेट भी हुए हैं, और क्या कभी कोई अपना ट्रेडिंग अकाउंट वॉश भी हुआ है आपका? ये क्वेश्चन तो सर ऐसे ही है जैसे आप बाबर आजम से कहें कि भाई कभी आउट हुए हो। ये सर एक ऐसी चीज़ है, अकाउंट वायलेट होना, लॉस होना, ये तकरीबन हर इंसान, हर ट्रेडर जो कभी ना कभी इस चीज़ से गुजरा ही होता है।
मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत फास्ट लर्नर हूँ या मेरी बहुत अच्छी ग्रिप थी। शुरू में लॉसेस किए हैं मैंने, कई अकाउंट्स वायलेट किए हैं, मोर डजन्स ऑफ अकाउंट्स मैंने वायलेट किए हैं, 1 2 4 नहीं, दर्जनों की तादाद में। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप आते जाते हैं, फील्ड को समझते जाते हैं, टाइम आपका गुजरता जाता है, आपकी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, तो फिर चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। बेहतरीन है। अच्छा सर, आप अब किस नतीजे पे पहुँचे हैं? मैं अगर आपसे पूछूं कि आप ज़्यादा एक्यूरेसी को वोट देंगे या ज़्यादा रिस्क टू रिवार्ड रेशो को? सर एक्यूरेसी मेरे ख्याल से जो है ना, वो एक मार्केटिंग स्टंट तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म चीज़ है ना ट्रेडिंग के अंदर, वो कंसिस्टेंसी है और आपकी कैलकुलेशंस हैं। उसको अभी रिसेंटली 2 4 दिन पहले मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस कर रहा था, फंड अकाउंट पास किया और उसके मैं सारी स्टैट्स उन्हें दिखा रहा था कि यार अकाउंट पास किया है सर, उसमें एक्यूरेसी पता कितनी है? 40% सर। वाह, ये तो बहुत 100 बुरी में समझी से जाती है 40 मार्केट के ट्रेड्स अंदर। हैं जिनमें टीपी हुआ है, और 100 में से 60 ट्रेड्स हैं जिनके अंदर लॉस हुआ है, लेकिन अकाउंट पास है। वाह, क्या बात है। उसमें मसला यही है कि सर जब लॉस है तो वो 1% का है, जब रिटर्न है, जब प्रॉफिट है तो वो मोर देन 1% है, समटाइम 2 और समटाइम 3-4% तक भी चला जाता है। तो कैलकुलेशन असल चीज़ है। आप जब गवा रहे हैं तो आप बड़े लॉसेस तो नहीं ले रहे, छोटे छोटे लॉसेस जो हैं वो पार्ट ऑफ जॉब हैं। उनके बाद आपका जब रिटर्न आता है तो वो मोर देन 1% ही होता है। नॉर्मली जो हम कैलकुलेशंस करते हैं उसमें ऐसा ही होता है। तो क्लियर कट बिल्कुल 2 टोक अगर आप आंसर पूछें तो कंसिस्टेंसी और कैलकुलेशन ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ और जी। उसमें भी आप अपना 1% वाला रूल एक्यूरेसी जो अप्लाई है करें। वो मैटर नहीं। एक्यूरेसी किसी को इम्प्रेस करने के लिए ठीक है कि भाई ये देखो मैंने 100 ट्रेड्स ली हैं इसमें से जो है ना वो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं है। सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म वाली चीज़ जो है वो कैलकुलेशन अच्छी होना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, आपने कामयाबी हासिल की है, कोई ऐसी चीज़ आप चाह रहे हो कि यार दूसरे लोगों को भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, मैं इस पैटर्न से गुजरा हूँ और ये चीज़ फॉलो करें और बाकी सब छोड़ दें, यानी कोई दूसरी कोई चीज़ बताएं ही ना कि यार ये चीज़ है या होती है या इसको नहीं करना चाहिए, वो अपनी कामयाबी का गुर बता दें? सर इस फील्ड, हर फील्ड की कामयाबी की ना डिफरेंट रूल्स या डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ट्रेडिंग को लेके बताएं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है ना वो पेशेंस है। और हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी गलती ही ये है, हम समझते हैं कि ट्रेडिंग में आएंगे तो भाई अगले दिन ही जो है ना वो सब कुछ डबल हो जाएगा, जबकि वो होता है डबल। ऐसा भी टाइम आता है कि एक दिन के बाद आपका अकाउंट डबल हो जाए, लेकिन पहले ही दिन वो टाइम नहीं होता। वो पहले कुछ साल, महीने भी नहीं, कुछ साल जो होते हैं ना वो पेशेंस बिल्ड करने के होते हैं, हैबिट्स बिल्ड करने के होते हैं। उसमें सबसे जो पावरफुल चीज़ है किसी ट्रेडर के पास वो उसका पेशेंस है। जितना कोई बंदा स्लो तहम्मुल मिजाज है, जितना कोई बंदा ठहर ठहर के चलने का आदी है, जितना कोई बंदा उसूल पसंद है, उतना वो अच्छा ट्रेडर बनेगा। बेहतरीन। जितना कोई बंदा जल्दबाज है, जिसको फौरी रिजल्ट चाहिए, उतना वो मार खाएगा इस फील्ड में। मार खाते भी हैं लोग, बहुत से देखने वालों ने बहुत सी मारें खाई भी होंगी, कोई बात नहीं, आप अब बेहतर हो जाएंगे। अच्छा सर, अब आपने माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें अचीव कर ली हैं, तो फ्यूचर के कोई गोल हैं या बस सुकून की ज़िंदगी, अब रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे? नहीं सर, सुकून कहते हैं फ्यूचर्स कि गोल क्या हैं आपके? फ्यूचर्स गोल्स ये हैं कि सर सबसे पहले या सबसे इम्पोर्टेंट गोल जो है वो मेरा ये है कि विद फैमिली जो है ना वो पाकिस्तान से मूव कर जाऊँ। पहला गोल ये है। ऑल्टरनेटिव प्लान भी ये है कि अगर पाकिस्तान में रहूँ तो फिर मैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ चेंजिंग्स कर सकूँ। कोई ऐसा अपने तौर पे, अपने लेवल पे जितना भी कर सकूँ, कोई स्कूल बना लूँ या किसी बच्चों की जो असल चीज़ है, जो असल तरबियत है, जो असल ट्रेनिंग है, जो रिक्वायर्ड है इस माशरे के लिए, वो देना शुरू करूँ। एक बच्चे को भी दे दूँ, 2 को भी दे दूँ, तो मेरा समझ लें कि फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। हमारे माशरे के अंदर ना राइट नॉलेज का बड़ा फुकदान है। राइट नॉलेज मतलब कि सिर्फ फील्ड का नॉलेज नहीं। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो मैट्रिक, इंटर तो खैर अभी छोटी बात है, ग्रेजुएशन करके मशवरा कर रहे होते हैं कि यार अब मैंने जो है ना वो मास्टर्स कर लिया, तो अब क्या करूँ। मतलब हमें पता ही नहीं है हमने करना क्या है ज़िंदगी में, हमारा कोई विजन नहीं है, हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं रुका पाकिस्तान में तो मेरा प्लान भी ये है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर मैं जाऊं और इसमें जितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं वो करूं। अच्छा सर, अभी भी आप पी फॉर प्रोवाइडर के इंस्टीट्यूट के अंदर जो है ना वो लोगों को सिखा रहे हैं, ट्रेडिंग बता भी रहे हैं, लाइव सेशंस भी करते हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल भी है। बाय द वे सर, तुसीब मिर्ज़ा साहब का मैं यूट्यूब चैनल और उनके सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पर जाकर भी इनको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो सर, आप यहाँ पर फ़ीस लेके क्यों सिखा रहे हैं? आप ऑलरेडी ट्रेडिंग से इतना कुछ कमा रहे हैं। और ये लोगों का कंसर्न भी होता है कि यार एक बंदा खुद ट्रेडर है, मैं बताता हूँ वो क्यों हमसे पैसे लेके सिखा रहा है? सर एक बंदा अपने दिन का 1 घंटा लगा के अगर वो $100 कमा सकता है तो वो घंटा आपके साथ सर खपा के उसको क्या मिलेगा?
चलें ठीक है, वो चाहता है कि यार किसी की बेहतरी हो जाए, मेरी वजह से किसी को ट्रेडिंग आ जाए, लेकिन अगला बंदा जो बैठा आपके सामने वो सीरियस ही ना हो, हाँ ये भी वो खुद अपने से साथ ही मुखलिस ना हो, तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे। तो वो जो हम फीस चार्ज करते हैं वो सिर्फ हम चेक करते हैं कि जो बंदा हमारे पास हमें सुनने के लिए आ रहा है, क्या वो सुनने के लिए विलिंग भी है। वो सीरियसनेस के चार्जेस हैं, सिर्फ सुनने वाले हैं, वो सीरियस लोग हैं तो मोस्ट वेलकम है। लेकिन एक और भी हमारा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि जो चीज़ हमें फ्री में मिल जाती है ना, उसकी हमें कोई परवाह नहीं ऐसे ही ऐसे ही है। जो चीज़ हमने पैसे दे के ली होती है ना, हम पैसे दे के कोई गलत चीज़ भी ले रहे हैं तो हम उसको हर जगह डिफेंड करते हैं कि नहीं नहीं यार ये देखो इसके अंदर ये फीचर्स है तो क्योंकि वो हमने उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ पे किया है। तो जब कोई हमारे पास पे करके आता है ना, तो उसको इन चीज़ों की फिर कदर होती है कि यार जो चीज़ें मुझे बताई जा रही हैं, जो मुझे समझाया जा रहा है, मुझे इनको फॉलो करना है। तो ये सिर्फ इस चीज़ की फ़ीस होती है कि सीरियस लोग आए हमारे पास। रश लगाना, झुरमट इकट्ठा करना, हुजूम बनाना, ये कतन हमारा मकसद नहीं है। उसके अंदर असल जो सुनने वाला बंदा है वो भी कहीं पीछे रह जाएगा। हमारे पास ये फ़िल्टर है एक, कि वही बंदा उस फ़िल्टर में से गुजर के आए जो कि वाकई कुछ ना कुछ चाहता है, जो कुछ ना कुछ करना चाहता है। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज का ये डिटेल्ड पॉडकास्ट करना, और इसमें बहुत से क्वेश्चंस आपके भी होंगे, उनके भी आंसर होंगे। आप लोगों के मज़ीद कोई क्वेश्चन है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो सर तस्वीर मिर्ज़ा जो है वो हमारे पास ही होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। फर्दर एक और पॉडकास्ट आएगा, उसके अंदर आप लोगों के वो क्वेश्चंस भी साथ में ऐड कर लिए जाएंगे। और ये एक मुकम्मल जर्नी है, सक्सेस जर्नी इसको बोलेंगे, कि किस तरह से आपने जॉब के साथ ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है, फिर किस तरह से जॉब को लेफ़्ट करना है, फिर किस तरह से ट्रेडिंग को कंटिन्यू करना है। फिर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपने जो खुद सीखा है वो दूसरों को सिखाया जा सकता है, वो भी एक बिज़नेस मॉडल भी बन सकता है। बहुत सी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, बट बात वही है कि आपने मेहनत करनी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोचनी है, कोई इम्पैक्ट लेके आना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। डेफ़िनेटली हो सकता है कि वही एक शख्स आप हों कि जो ख़ानदान की जो एक चेन चलती आ रही है, नौकरी फिर नौकरी फिर नौकरी फिर नौकरी, वो नौकरी वाली जो चेन है वो आप तोड़कर जो है वो बिज़नेसमैन उसके अंदर आप तब्दील कर सकते हैं। और उसमें बहुत सी चीज़ें, आपको पता है कि आप जब एक बिज़नेस रन कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत से लोगों को आप रोज़गार देते हैं, बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको करने का मौका मिलता है। तो सर आपका एक बार फिर जो है मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से जो हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम अब आज के इस प्रोग्राम को जो है एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।